लेट्स माइक बयानबाजी। लेट्स माइक बयानबाजी। आइए जानते हैं आज के कुछ अहम बयान जिनका पड़ने वाला है देश और दुनिया पर असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर चीन के खिलाफ 1 नवंबर से 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने लिखा कि चीन की ओर से रेयर मिनरल्स के निर्यात पर नियंत्रण लगाने का जवाब दिया गया है। ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुताकी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान मुताकी ने भारत को अफगानिस्तान का करीबी दोस्त बताया। मुताकी ने स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान की धरती किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। امنیتي برخه کې هم موږ یو د بل اندېښنې واورېدلې او تفصیل باندې وغږېدلو. د افغانستان اسلامي امارت لکه څنګه چې تیر 4 کال ثابته کړې ده چې د افغانستان خاوره به د هیچا په ضد نه کارول کیږي. له دې بعد به هم په همدې ژمنه باندې عمل کیږي لکه تر اوسه چې چاته ضرر او خطر نه ده پېښ شوی. له دې بعد به هم نه پېښیږي. We also talked about security concerns and had detailed discussions on this end. The Islamic Emirate of Afghanistan, just as it has proven over the course of the last 4 years that the territory of Afghanistan will not be used against others, it remains committed to that policy, that the territory of Afghanistan has not threatened, has not been used to threaten or harm others. همدارنګه د مخدره موادو په برخه کې چې دا یو خطرناک بوټی ده د دې قاچاق او استعمال دا ټول। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने एसआईआर के तहत पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ वोटर हटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी मुसलमानों, रोहिंग्याओं और फर्जी वोटर्स को मिलाकर नाम हटाए जाएंगे। शुभेंदु ने दावा किया कि इनमें 30 लाख ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो मर चुके हैं और जिनके आधार कार्ड डीएक्टिव हो चुके हैं। Due to fear psychosis, she is losing her ground. और बंगाल में कम से कम 1 करोड़ नाम तो चला जाएगा। 13 लाख तो डेथ है, आधार कार्ड डीएक्टिवेटेड हो गया है। 16 लाख का डबल ट्रिपल एंट्री है, हम लोग तो सबमिट कर दिया। 29 लाख तो शुरू का दिन ही चला जाएगा। इसका बाद तो बांग्लादेशी मुस्लिम है, रोहिंगा है, फेक वोटर है, सब मिला के तो बिहार में 65 लाख हुआ, बंगाल में तो 1 करोड़ तो होना ही चाहिए। शिवसेना नेता शाइना एनसी ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री के मुकाबले उन्हें केजी का स्टूडेंट बताया। शाइना ने कहा कि राहुल गांधी को यह स्पष्ट बताना चाहिए कि वे अमेरिका क्यों गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को बढ़ा रहे हैं और देश में इंडस्ट्री ला रहे हैं। राहुल गांधी बड़ी बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं, पहले उनको स्पष्टीकरण करना चाहिए कि वो यूएस क्यों गए, जॉर्ज सोराज के शादी के लिए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ प्राइम मिनिस्टर स्टाइमर के साथ इंडो यूके रिलेशनशिप्स को बढ़ा रहे हैं, उद्योग को ला रहे हैं देश में, और उनको आपत्ति हो रही है। खैर, वो एक केजी के स्टूडेंट हैं, हमारे प्रधानमंत्री पीएचडी है, उनको पता है भारत के हित में क्या है। शिंदे जी को लेकर के लगातार बिहार में जेडीयू के 4 नेताओं के आरजेडी में शामिल होने पर तेजस्वी यादव ने स्वागत किया। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके पार्टी में आने से दल मजबूत होगा और सामाजिक न्याय की विचारधारा भी मजबूत होगी। उन्होंने दावा किया कि जेडीयू और बिहार अब नीतीश कुमार जी नहीं बल्कि बीजेपी चला रही है। प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं, तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो हैं पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा, और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। आप सब लोग को हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा हैं वो अचेत अवस्था में है,
और जनता दल यूनाइटेड अब या बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि भाजपा दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं। और जो जनता दल यूनाइटेड केवल जो चंद 2-3 लोग जो लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वही जनता दल यूनाइटेड चलाने का काम करते हैं। जिन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को सींचने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, आज जनता दल यूनाइटेड में कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं है। नेशनल म्यूजियम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रदर्शनी के लिए रूस के कलमीकिया ले जाया जा रहा है। रूस में पहली बार आयोजित होने वाली पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध के 2 अस्थि अवशेषों को शामिल किया जाएगा। नेशनल म्यूजियम के महानिदेशक गुरमीत सिंह चावला ने कहा कि हम पहली बार भगवान बुद्ध के ये अवशेष रूस ले जा रहे हैं। रूस के लोग बुद्ध के संदेश को गहराई से महत्व देते हैं कि हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को हम पहली बार रशिया लेके जा रहे हैं। इससे पहले जो एक्सपोजिशंस हुए थे वो थाईलैंड में हुए, उसके बाद हमारे वियतनाम में इनको गए थे, रेलिक्स गए थे हमारे बुद्धा के, तो इनको वहाँ पे जो रिस्पांस मिला था, मुझे पूरी आशा है कि रशिया में भी जो लोग हैं कालमेक्या में जो बौद्ध धर्म को मानते हैं और जो भी बौद्ध के शांति और उनके संदेश को जो लोग भी महत्व देते हैं, वो उनको उतनी ही अच्छे तरीके से ग्रहण करेंगे, उतनी अच्छी तरीके से इसका रिस्पांस रहेगा जैसा हमको थाईलैंड और वियतनाम में मिला है। हमने यहाँ पे इंडिया की तरफ से बुद्धा के 2 बोन रेलिक्स जा रहे हैं और पहली बार उनके साथ में वो कैस्केट भी जा रहा है जो रेलिक्स के साथ ही मिला था हमको पिपरावाह जगह से। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नाम बदलने के बाद इसकी पट्टिका का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई सुझावों के बाद इस यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया है। आज सम्राट विक्रम विश्वविद्यालय पद्म भूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास जी ने और बाकी उस समय के तत्कालीन काफी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने सबने मिलकर के विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। विक्रम विश्वविद्यालय से कई स्वनाम धन्य हस्तियां निकली, विद्यार्थी निकले, लंबा गौरवशाली अतीत है, 70 साल का लंबा समय। ऐसे में सुझाव ये आया कि विक्रम का नाम सम्राट विक्रमादित्य सही नाम और कर दिया जाए। तो मैं अतीत के वो सारे लोग जिनने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने में अपना योगदान दिया, उनको नमन करता हूँ, इसको स्मरण करता हूँ। और ये संशोधन के साथ है जो नाम पट्टिका सरकार के नई नाम के साथ आई है, मैं सबको बधाई देता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। उन्होंने सिडनी वाणिज्य दूतावास में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि दुनिया ने इस ऑपरेशन के माध्यम से भारत के साहस को देखा है। उन्होंने कहा कि हम हिंसा में यकीन नहीं करते। हमने तय किया कि हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करेंगे, जो हमने करके दिखाया। और भारत का हौसला, मैं समझता हूं कि आगे बढ़ने के लिए इंसान के पास सब कुछ के अलावा आपके पास सब कुछ है। हौसला यदि न हो तो मैं समझता हूं जिंदगी में आप विजय नहीं हासिल कर सकते। जिंदगी में जो चुनौतियां आती हैं, चैलेंजेज आते हैं, उन चैलेंजेज पर विजय भी नहीं प्राप्त कर सकते। और हिंदुस्तान का हौसला दुनिया ने यदि देखा, इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम भारत के हौसले आइडेंटिफाई किया गया। टेररिस्ट सेंटर्स कहां कहां हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स कहां हैं, मेजर एस्टेब्लिशमेंट्स उनके कहां कहां हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने बैठे बैठे सारे उस टेररिस्ट कैंप को धराशायी कर दिया। बहुत ही प्रिसाइज अटैक हुआ था, बहुत ही प्रिसाइज। हमारा, यदि मैं कहूं बोलचाल की भाषा में, निशाना पूरा अचूक था। जहां मारा वहीं। हिंसा में विश्वास करने वाले लोग नहीं है।
हम लोगों ने भी ये फैसला किया था कि केवल उनकी जो टेररिस्ट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसे ही हम धराशायी करेंगे, सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट को हम टच नहीं करेंगे। यह हमारा चरित्र है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि शांति समझौते के बाद अगर गाजा में कोई समस्या पैदा होती है तो रूस मदद करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा फिलिस्तीन की देश के रूप में स्थापना का है, जिसमें रूस की भागीदारी अहम होगी। We have a very high level of trust with our Arab friends and with Palestine. And when I spoke at the Valdai Club meeting, I said that we support President Trump's initiatives in this regard. But one of the key issues here, one of the truly key issues is the creation of a Palestinian state. And it's certainly a forward-looking issue. I am not familiar with all the details of the current proposals, but I know that they speak of transferring power to the Palestinian administration, to the Palestinian Authority, the creation of a local militia to ensure security, and the level of trust that exists between Russia and our Arab friends, and our Palestinian friends first of all, is a means, I believe, that our participation could be meaningful. And if our friends believe that it is so, then we will be happy to take part. We have been involved for decades, and I think Russia has things to say and things to propose to help resolve those issues. कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की पहली बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने इस बैठक को असंवैधानिक करार दिया। आर अशोक ने कहा कि मुख्यमंत्री किसी भी निगम के मेंबर नहीं हैं, इसलिए वे ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी की बैठक में भाग नहीं ले सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक का एजेंडा केवल 3 घंटे पहले दिया गया, जबकि इसे 7 दिन पहले देना चाहिए था। We boycotted today for the GBA meeting, Greater Bengaluru meeting, because it is a illegal, constitutionally illegal meeting. They given agenda just before 3 hours before the meeting, and the meeting notice have come 24 hours early. Means 7 days they have to give, at least 3 days. No, everything is violation. The meeting agenda is taken power by the corporation committee. They are transferring to CM. 74th amendment they says in the 74th amendment constitutionally. So local body, that is they want to give the power to the local body, just like a Jilla Parishad, Gram Panchayati and corporation. Now they are violating all the power taking by the CM. He is not a member of any corporation. How can he take the power? That is illegal. And all the tenders, they have to call by the पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बीजेपी पर दलितों और गरीबों के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उन्होंने चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंके जाने के प्रयास की घटना और हरियाणा के वरिष्ठ IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर उत्पीड़ित किया गया था। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.